तो नहीं रहा। और बड़े दुख की बात है कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी अपने बड़े ऐलान में 7 डेज कोर्स में मोर को दाना चुगा रहे थे, चिड़ियों को दाना चुगा रहे थे। चलिए भाई, आपकी आदत हो गई रोज दाना चुगाने की, तो चुगाते, लेकिन उसको वीडियो भी वायरल कर रहे थे। पीएम प्रधानमंत्री अपने आप में सरकारी है, नरेंद्र मोदी गैर सरकारी हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी के नाम पे मांगते तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा इनको फंड मिलता। जब ये पीएम के नाम पे मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री संविधान में दिया हुआ एक पद है, तो संविधान में जो दिए हुए पद हैं उस पर जो भी व्यय होता है या जो उसकी आय होती है उसकी एक जांच होती है। उसके लिए ऑडिटर सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं जो इसकी लेखा व्यय परीक्षा करते हैं। जहां पर बीजेपी पार्टी के ही भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, वो इलीगल है, उसके तमाम सवाल उठे लेकिन उस पर नहीं जांच कराई गई। 10-10 हजार स्क्वायर मीटर के जब बंगले हैं जिसपे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उसकी जांच नहीं कराई गई। इंसान जितना सरल होता है उतना अच्छा लगता है हमें भी, और अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलते हैं तो कहते हैं कि ये इंसान बड़ा अच्छा है यार, व्यवहार इसका बड़ा अच्छा है। और वैसे ही व्यवहार के धनी व्यक्ति जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं श्री अनुग्रह नारायण जी, जो कि शहर उत्तरी प्रयागराज से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 9वीं बार ये आपका ये विधानसभा का चुनाव है, 4 बार आप जीत चुके हैं, 4 दशकों की राजनीति आप कर चुके हैं। और ऐसे में कितना मतलब फर्क आया है तब और अब में, मैं ये जानना चाहूँगा। जिस तरह समाज में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। पहले समाज संगठित रहता था, परिवार संगठित रहते थे, सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ प्रेम के साथ काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, आधुनिक युग में जिस तरह हम प्रवेश करते जा रहे हैं उसी प्रकार जो है समाज में भी विखंडन हो रहा है और राजनीति पर उसी की परछाया है। और पहले हम लोग जब चुनाव लड़ते थे तो हमको याद है कितने सस्ते में लड़ते थे। आज के युग में लोग कहते हैं ये लगेगा वो लगेगा, इतना खर्च करो उतना खर्च करो। और जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं इस समय, वो लोग जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से अनाप शनाप खर्च करते हैं, वोटरों को खरीदने की कोशिश करते हैं या उनको लुभाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें झूठे वादे काफ़ी होने लगे। और झूठे वादों में जो है जनता एक बार तो सोचती है कि भाई चलो इनको भी आजमा लिया जाए, लेकिन बाद में उनको निराशा हाथ लगती है। निराशा हाथ लगने में उनमें भी ज़्यादा असंतोष होता है। तो इस प्रकार ये अराजकता, असंतोष और ये जो दिवा स्वप्न है, इसकी वजह से हमारी राजनीति बहुत ही बिखरी है। और जब हम कहे हुए वादों को नहीं निभाते और लोग उसमें आशान्वित रहते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, तमाम नौजवानों में आशा जगी, उनके अभिभावकों में आशा जगी। उन्होंने अपने बच्चों को और अच्छे ढंग से पढ़ाना शुरू किया। जो भी उनको पास होता था अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए लगाते थे। बच्चे भी मन से लग के, हम तो इधर देखे कि विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की संख्या कम होने लगी, बल्कि कोचिंग सेंटरों में या प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे, पैसा खर्च करने के बाद भी, कि हमको कोई जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि नौकरी मिलना क्या, वो तो एकदम उन्होंने तुषारापात कर दिया कि आप पकौड़ा बेच लीजिए। जो हमारे घर में पकौड़ा पकौड़ी बहुत दिन से बन रहा है। इंद्रेश जी ने कहा कि जो है भीख मांगना भी रोजगार है, 20 करोड़ लोग जो है रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। हमको याद है कि कहीं पर मोदी जी ने कहा था कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूँ। तो हमको लगता है कि ये उसी दिशा में नौजवानों को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन अब नौजवान इसको समझ गया है। शहर उत्तरी की बात की जाए, आप शहर उत्तरी से इस बार आ रहे हैं। संदीप यादव समाजवादी पार्टी और भाजपा से हर्षवर्धन वाजपेयी हैं और आप कांग्रेस से हैं। और शहर उत्तरी का जो युवा है, जो छोटे उद्यमी हैं, जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जो उनकी गलियां हैं वो साफ़ सुथरी हो, अच्छा विकास हो। दूसरी चीज़ खासकर जो नौजवान हैं वो ये चाहते हैं, जो निजीकरण और संविदा आ गई है और आए दिन जो ये वैकेंसियाँ आती तो हैं, फॉर्म भरे तो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम होता है तो 4 साल बाद परिणाम आता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओवर एज भी हो गए हैं इस कोविड काल में। तो सर,
आपके जो शहर उत्तरी के लोग हैं उनके लिए विकास की जो बात है वो क्या क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी कहा कि आप उनके पास जा रहे हैं, तो हमारे इस मुद्दे को ज़रूर कहिएगा, उनसे ये वादा लेके आइएगा कि शहर उत्तरी के लोगों के लिए, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके विकास के लिए आप कितना मुद्दा उठाएंगे? विकास अच्छी बात है, हम प्रतिदिन विकसित होते हैं। आज हमारी उम्र कल कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, लेकिन विकास केवल सड़कों से विकास नहीं होना है। विकास का मतलब कि जो यहाँ पर नागरिक हैं उनके जीने में कितना, उनके जीवन के लिए हम कितना विकास करते हैं, उनके जीवन के लिए हम कितनी सुविधाएं उत्पन्न करते हैं कि वो जो है खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। अब जीने के लिए ज़रूरी है कि रोजगार भी होना चाहिए। हर कोई सम्मानपूर्वक जीना चाहता है और काम करके जीना चाहता है। वो सम्मान हम उसको कैसे दिलाएं? कुछ तो सरकारी नौकरियां पहले थी। आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई थी, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर में इसी इलाहाबाद में लाखों लोग, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी थी, नैनी में लोग काम करते थे। तो आज पब्लिक सेक्टर को पूरी तबाह कर दे रहे हैं और इसको एक तरह से निजी के हाथों में, कंपनियों में सौंपते जा रहे हैं। निजी कंपनियां, उनके लिए पूंजी जो है ब्रह्म है और मुनाफा उनके लिए स्वर्ग है। तो इतना मुनाफा कमाना चाहते हैं कि जहाँ पर वो तमाम तरह की अनियमितताएं करते हैं, वहाँ पे श्रम का भी शोषण करते हैं। हमारे तमाम नौजवान भाई उसमें काम करते हैं, उनका 8 घंटे 12 घंटे काम लिया जाता है, उसके बाद उतना वेतन नहीं दिया जाता। एक तो ये है। दूसरा रहा संविदा कर्मी। संविदा कर्मी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ट्रेड यूनियन में भी हम लोगों ने कुछ दिन काम किया है और एक ये यूनिवर्सल लॉ है कि परमानेंट नेचर के जॉब पे परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। अब जैसे सफाई कर्मी है, सफाई परमानेंट है। अब हम मोदी जी को कर देना चाहिए इसको, भाई वो तो बड़े सफाई भी पसंद है, तो स्वच्छता पसंद है उनको। लेकिन ये जो स्वच्छता कर्मी है, ये क्यों जो है ठेकेदारों के, भेड़ियों के हाथ में है, उनके जिसे उनको निचोड़ते हैं, ये खाते हैं। इसी तरह और भी विभागों में है, सरकारी विभागों में भी शुरू हो गया है कि जब सफाई कर्मी है, आपके जो दाई हैं, आई हैं, जो काम करती हैं, या हमारी आशा बहुएं हैं, इस तरह में भी जो है सब संविदा कर्मी के तौर पे काम कर रही हैं। तो संविदा खत्म की जाए, ये कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि अब संविदा पे लोगों को नहीं रखा जाएगा, उनको परमानेंट दिया जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि परमानेंट कर्मचारी काम नहीं करते, तो उसके लिए आपके पास कानून है, आप उस पर कार्रवाई करिए, उसमें कोई नहीं रोकता। लेकिन आप उनको जो है उनका शोषण करिए श्रम का, उनको इतना वेतन भी ना दीजिए, मजदूरी भी ना दीजिए। एक बड़ी मज़ेदार बात अभी आप बताते हैं। अभी कुंभ लगा हुआ था, सफाई कर्मियों ने बेइंतहा यहाँ पे मेहनत किया दिन रात। मोदी जी प्रसन्न भी बहुत हुए उनसे, और प्रसन्न होने के बाद यहाँ पर सुदामा की तरह उनका कृष्ण भगवान बन के 5-7 सफाई कर्मियों को पैर और धोया, खूब तौलिए से पोंछा ओछा भी। अब उन लोगों की आशा जगी कि सुदामा जी ने को जब भगवान कृष्ण ने पैर धोया था तो उनका, तो जब घर गए तो उनका महल बन गया, सब बच्चे बड़े खेल रहे थे और यहाँ पे उन लोगों की नौकरी चली गई। वो लोग पहले डेली वेजेस में थे, 6 महीने बाद उनको मेला प्राधिकरण में परमानेंट होना था, उनको निकाल दिया गया और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर उनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा है, वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गरीबों को मकान दे दिया, आज भी तंबू लगा के वो लोग रह रहे हैं मेलों में, जब होता है तब उजाड़ देते हैं, हम लोगों को भागना पड़ता है बार बार उनको बचाने के लिए। तो इनका जो श्रम मूल्य है, श्रम कानून है, हमको जो लगता है, हमारा अपना विचार है निजी, कि मोदी जी बड़ी कंपनियों को ये हमारे जो श्रम मूल्य है या श्रमिक जो है श्रम शक्ति है, उसको सस्ते में सौंपना चाहते हैं। श्रम शक्ति की आपने बात की, ऐसे कोविड काल आया, कोरोना में बहुत सारे लोगों
जो है बेरोज़गार हो गए, उनको उनसे सीधे रिज़ाइन मांग लिया गया और उनको कोई रीज़न नहीं दिया गया, बस आप रिज़ाइन करिए, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो रास्ते पे आ गए। बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिजनेस करने लगे। फिर दोबारा लॉकडाउन आया, उसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई, बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। और लोगों का ये भी कहना है कि लोन वोन उतना नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोगों, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ में लोग जी रहे हैं। तो ऐसे में जो लेबर लॉ की बात अगर की जाए, जो लेबर लॉ है, इसको कितना पहले आप 4 दशकों से आप राजनीति करते आए हुए, तो पहले और अब में क्या फ़र्क आया है इसमें? नहीं, पहले लेबर की एक उनका सम्मान था। जितने भी हमारे 42-43 ये लेबर लॉज बनाए गए थे, वो अलग अलग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से लेके उनके रहने से खाने पीने, उनकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए वो सारे कानून ख़त्म करके इन्होंने जो है 7 कानून बना दिए हैं। पहली बात तो उनको सारों को तोड़ दिया है। पहले कोई भी कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हो, अगर उसके खिलाफ कोई जाति होती थी तो उसके पास लेबर कोर्ट था। वो वहाँ पे जाता, डीएलसी ऑफिस थी, वहाँ जाता था, उसको बुलाए जाते थे, लोग समझौता होता था, बातचीत होती थी। हम लोग खुद ही यहाँ पे ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ जहाँ 20-20 हज़ार लोग काम करते थे, वहाँ हम लोग यूनियन थी, और बड़ी तमाम चीज़ें जो है हम लोगों ने संघर्ष से उनको सुलझाया। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोल दे, क्योंकि एक तो ये कि मोदी जी की सरकार है, उस पर डंडा चलने लगता है, मालिक के पक्ष में लोग ये खड़े हो जाते हैं। दूसरा कि इस तरह से कानूनों को तोड़ा जा रहा है कि आदमी जो नौजवान है वो अपनी श्रम शक्ति सस्ते पे सस्ते बेचने को तैयार हो जाएगा। जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितनी भूख बढ़ेगी, उतने ही कम दामों पे लोग काम करने को तैयार होंगे। उसके लिए भी इनका जो सिलेबस है, मिनिमम स्केल, मिनिमम वेज, वो भी बहुत कम है रखा है जिन्होंने अभी नए उसमें। पहले 8 घंटे काम होते थे, पूरी दुनिया में 8 घंटे काम होते हैं, आज 12 घंटे उन्होंने उसको काम को कर दिया। पहले ज़्यादा काम करने पे आपको ओवर टाइम मिलता था, ओवर टाइम भी ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार जितने भी मजदूरों के हित में कानून थे, उनको सबको समाप्त कर दिया गया। अब हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं, खुंचे लगाते हैं, अपने और भी काम करते रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह से। अभी कोरोना काल में इन्होंने कहा कि 10-10 हज़ार रुपये इनको दिया जाएगा। उनको लगा कि शायद ये 10,000 रुपये हमको अनुदान दिया जाएगा, तो अनुदान देने के बजाय पता चला कि उनको ब्याज पे दिया गया है और 1 साल बाद उनसे वसूला जाएगा। अब उनसे वसूला जा रहा है, लेकिन उसमें से बहुत से लोगों ने लोन लिया ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम लोन दे लेंगे और हमको बाद देना पड़ेगा, हमारी कमाई नहीं हो रही है तो हम कैसे अदा करेंगे। इसी आपके 2019-20-21 में अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि 2,08,000 करोड़ रुपया बड़ी कंपनियों का एनपीए जो है राइट ऑफ कर दिया गया, और इन लोगों से वसूली हो रही है। जो नहीं दे पा रहे हैं उनके यहाँ अमीन जा रहा है। तो जो गरीब आदमी है, जो मेहनत करके 24 घंटे मेहनत करता है और किसी तरह अपना सामान बना के बेच रहा है, कोई और काम, छोटा काम कर रहा है, फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है या चाट पकौड़ा बेच रहा है, वो सब के सब बहुत बुरी तरह से परेशान है। दूसरी बात, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जब वो कहीं पे अपना ठेला लगाते हैं, अपना सामान बेचने खड़े होते हैं, तो इंक्रोचमेंट के नाम पे पुलिस आती है, उनको ढकेल देती है, उनका सामान गिरा देती है। उसके लिए भी जो पथ विक्रेता अधिनियम है 2007-9 का, उसमें दिया गया है कि इनके लिए आप अलग अलग जोन बनाएंगे, वेंडिंग जोन, जिसमें सब्जी वाले के लिए अलग, फल वाले के लिए अलग, खिलौने वाले के लिए अलग, खाने पीने वालों के लिए अलग। 2009, आज 12 साल हो गया, यहाँ पर हम लोगों की सरकार तो रही नहीं उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बन पाया, और इस पे हम लोगों ने तमाम लड़ाई भी लड़ी। अब यही होता है कि जब रिक्रूटमेंट वाले जाते हैं तो हम लोग भी आगे पहुंचते, जहां पहुंच सकते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन मानवता नहीं, दया की भावना नहीं इनके अंदर। क्योंकि अगर किसी के सरकार के अंदर जरा भी दया और की भावना हो, प्रेम की भावना हो, तो इन गरीबों को जो खाने का सामान बनाते हैं, मान लीजिए चाट बनाए, 2 इडली बना रहे हैं, बेचारे सुबह से घर भर उड़ जाएंगे,
फिर उसको पीसेंगे, बनाएंगे, फिर दोपहर ले जाके सामान रखेंगे, फिर 10, 11, 12 बजे तक बेचेंगे, फिर उसके बाद लौट के फिर सुबह से उसमें जुट जाते हैं। तो किस तरह वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिम लगा दे रहे हैं, और ये सरकार और सरकार के ये जो कानून है उनको 1 मिनट में ढकेल देता है। और मोदी जी ने कोरोना काल में जब उन्होंने पहला घोषित किया लॉकडाउन, तो उन्होंने क्या कहा था कि 18 दिन में महाभारत की लड़ाई जीती गई थी, हम लोग इसको 22 दिन में जो है ये कोरोना की लड़ाई जीत लेंगे, और सब लोग अपने अपने घरों में कैद रहें, कोई बाहर ना निकले, आप डिस्टेंस बनाइए, दुनिया बनाइए, आपका जो मकान मालिक है किराया नहीं लेगा, कारखानेदार आपको पूरा वेतन देगा। ये बच्चे बहुत परेशान थे, इलाहाबाद में बहुत सारे लोग अपने मकान मालिकों से परेशान थे, और कई बच्चे इस चक्कर में अपनी फीस तक नहीं भर पाए क्योंकि मकान मालिकों ने बड़ी ज्यादती की उनके साथ। नहीं, देखिए दोनों चीजें हुई। अब ये मोदी जी को करना चाहिए था कि जब आप कह रहे हैं कि आप अपने मकान में रहिए, निकलिए मत, और मकान मालिक आपसे किराया नहीं लेगा, लेकिन मकान मालिक भी वही धंधा कर रहा है, वो भी बिजली, पानी, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहा है, तो इनको उसी समय घोषणा करना चाहिए कि उन मकान के किराए को न पूरा सही 2/3 या आधा जो है सरकार देगी, तो मकान मालिक भी इनसे साथ जाति न करता, और ये मजदूर भी हमारे या हमारे जो नौजवान भाई पढ़ते ये भी ना भागते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया इनको कोई सुविधा ही नहीं मिली। अब हम घर में कैद हो गए, हमको खाने को नहीं है। तमाम जगहों पे अगर निजी संस्थाएं इन लोगों की मदद न करती तो पता नहीं कितने बेचारे तो भूखे दम तोड़ देते। और यही कारण है कि लगभग 22-23 दिन बाद आप देखिए 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से लोग अपने पूरे परिवार सहित बेचारे किस तरह तकलीफ में झेलते हुए, भागते हुए अपने घर की ओर भागे। और आपके बिहार में तो नीतीश कुमार जी जो समाजवादी थे उन्होंने और गजब कर दिया, पुलिस खड़ा करा दिया कि खबरदार कोई अंदर ना आने पाए। यही हाल जो है उत्तराखंड में हुआ, यही हाल हम लोगों के यहाँ हुआ। प्रियंका जी ने अपने जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ से प्रयास करके हम लोग बसें देना चाहते थे, उन बसों को ही नहीं चलने दिया, खुद भी नहीं बस लगाए कि लोगों को पहुँचा दें। तो इस प्रकार जो है हर कोई, एक तो व्यापारी भी परेशान हुआ, व्यापारी कह रहा है कि हमारी आमदनी नहीं और हम कहाँ से दें। तो जिस तरह आपने बड़े कंपनियों की राइट ऑफ किए हैं, उसी तरह अगर ये मिडिल क्लास के लोगों को भी आप लोन न दे के अनुदान देते तो ये अपने मालिक मजदूरों को, कई हम लोगों को जानते भी यहाँ पे मजदूर जो हमारे छोटे मोटे व्यापारी भाई हैं, साथी हैं, कि उन लोगों ने अपने मजदूरों को आधा वेतन दिया और रोके रखा। लेकिन वो अच्छा मजदूर भी उसमें संतुष्ट था कि हमको कुछ तो मिला। अगर यही काम सरकार करती तो सरकार से संतुष्ट होते, तो सरकार का ध्यान इससे वो नहीं रहा। और बड़े दुख की बात है कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी अपने बड़े ऐलान में 7 डेज कोर्स में मोर को दाना चुगा रहे थे, चिड़ियों को दाना चुगा रहे थे। चलिए भाई, आपकी आदत हो गई रोज दाना चुगाने की तो चुगाते, लेकिन उसको वीडियो भी वायरल कर रहे थे। विपक्ष ने थोड़ा आरोप लगाया है खासकर पीएम केयर फंड को लेकर, और अभी मोदी जी जो है उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी अनुदान मांगा है लोगों से, तो इस पर क्या कहेंगे? पीएम केयर फंड पे जब लोगों ने सवाल किया तो इस पे जवाब ये है कि ये प्राइवेट फंड है, ये कोई सरकारी फंड नहीं। पीएम प्रधानमंत्री अपने आप में सरकारी है, नरेंद्र मोदी गैर सरकारी हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी के नाम पे मांगते तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा इनको फंड मिलता। जब ये पीएम के नाम पे मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री संविधान में दिया हुआ एक पद है, तो संविधान में जो दिए हुए पद हैं उस पे जो भी व्यय होता है या जो उसकी आय होती है उसकी एक जांच होती है। उसके लिए ऑडिटर, सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं जो इसकी लेखा व्यय परीक्षा करते हैं। तो अगर ये पीएम केयर फंड ना हो के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे होता तो ठीक था, चाहे जो करिए आप भाई, आप तो राजा हैं इस समय। लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री के नाम पे लिया है तो इसकी जो है पारदर्शिता रखनी चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए। और इसकी जांच, इनको तो ये तो कहते थे कि हर महीने होनी चाहिए थी, पहले बता रहे थे, तो हर महीने न करते, कम से कम अब भी कर दें तो देश को जो है कुछ संतोष मिलेगा। और नहीं तो इस पे जो है भ्रष्टाचार की जो बू है और उसका एक बहुत भारी प्रश्न चिन्ह इनके सर पे हमेशा लटकता रहेगा।
हिजाब को लेकर कर्नाटक में बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर बड़ी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं और कई तरह के मुद्दे हो रहे हैं। वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे, कुछ लड़के हैं भगवा पहन के चले आए और एक लड़की जो है वो भी वीडियो में वायरल हो रही है। तो ऐसे में उस लड़की के सपोर्ट में भी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग उन बच्चों के भी सपोर्ट में आए हैं। हिजाब को लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक चुनावी रणनीति है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में इनकी स्थिति बहुत खराब है। और एक तो किसान आंदोलन जो हुआ उसने इनके बहुत भारी, इनके जो सो कॉल्ड धर्मपरायणता है उस पर चोट पहुंचाई है, क्योंकि किसान इकट्ठा हो गया, उसने कहा हम कोई धर्म जाति के नहीं हैं, इससे घबराए हुए हैं। और यही कारण है कि इन्होंने कर्नाटक में जहाँ इनकी सरकार है इस तरह के कानून बनवा दिए। जहाँ तक संविधान का सवाल है, लोगों के मौलिक अधिकार का सवाल है, जीने का अधिकार का सवाल है, वो सब संविधान में उसके प्राविधान दिए गए हैं। सबको इसकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों का ध्यान भटके इन मुद्दों पे, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों के ऊपर उत्पीड़न है, उनकी मौत है, महिला उत्पीड़न है, सख्ते लोग हैं, गरीबी से बेहाल लोग जो आज आक्रोश में सामने खड़े हो रहे हैं, वो इन मुद्दों पे ना खड़े होके उन मुद्दों पे उनका ध्यान जाए। हालांकि चुनाव में भी यहाँ पर हमारे यहाँ काफ़ी प्रयास किया गया कि ध्यान भटकाने का, कभी अनुपात बताने लगते हैं, कभी फिर वही शमशान और कब्रस्तान की बात करने लगते हैं। तो लेकिन जनता इसको जान रही है, अब समझ गई है, अब इनके भटकावे में आने वाली नहीं है। शहर उत्तरी के लोग जो देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि चूंकि संदीप यादव समाजवादी पार्टी से पिछली बार लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं और हर्षवर्धन वाजपेयी जीते हुए थे, क्या कमी रह गई है कि मतलब क्या लगता है शहर उत्तरी में क्या कमियां रह गई आपके हिसाब से? क्योंकि आप क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से संवाद भी आपका हो रहा है, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है शहर उत्तरी में? क्या जनता मतलब कुछ तो बात आपसे कह रही होगी ये कमी रह गई है? एक तो यही कमी जो राष्ट्रीय कमी है, मोदी जी ने जो जो आश्वासन दिए थे उनको ये नुमाइंदे ज़मीन पे उतार रहे थे और ज़मीन पे कुछ उतरा नहीं। यहाँ तक कि इन लोगों ने आदर्श ग्राम गोद लेने की बात कही थी, वो सब गोद में ही रह गया, मर गया बच्चा। अभी भी वहाँ पे उसी तरह बदहाली है। विकास की बात, ये केवल चौड़ी सड़कों को चौड़ी करने की बात करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर शहरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके पानी, बिजली, नल और सड़क, सीवर, सफाई की व्यवस्था, ये अभी भी बजबजा रही है। यहाँ पर सड़क या सीवर का जो भी काम हुआ, पानी के काम हुए, टंकियाँ लगीं, ये सब जवाहरलाल नेहरू रिन्यूएबल अर्बन मिशन में हम लोग पहले करा चुके थे। जहाँ तक मोहल्ले में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ गलियाँ हैं, धूल गर्दे उड़ते हैं, तो वहाँ पे हमने, जब मैं विधायक था तो हमारी प्राथमिकता यही थी कि पहले उन जगहों पे जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं रखे जाएं। लेकिन इस समय इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि सड़कें चौड़ी की जाएं। सड़कें चौड़ी इसलिए की जाएं कि अडानी जी का काम बहुत इलाहाबाद में फैल गया है। सीवर की सफाई वही कर रहे हैं। अभी जो प्रयागराज ये गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रही, 2/3 भाग भी उसी का कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ जो गैस पाइपलाइन अभी होनी है उसका भी काम उन्हीं के पास है। तो प्रयागराज इलाहाबाद में उनका अवतरण हो चुका है। अभी एक गुजराती कंपनी आई, उसने उनको दे दिया गया ठेका कि आप यहाँ का मास्टर प्लान बनाइए 10 साल के लिए। 10 साल के लिए मास्टर प्लान एक संवैधानिक ये ड्राफ्ट होता है। तो उस कंपनी ने ये ड्रोन से इसका सर्वे कर दिया, जबकि होना चाहिए भौतिक स्थलीय परीक्षण। उसमें लगभग 1.5 लाख मकान जो गवर्नमेंट स्टेट पे बने हुए हैं, और जो यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोगों ने, कमज़ोर वर्ग के लोगों ने, टीचर्स ने, कर्मचारियों ने, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ ने, ये हमारे शिक्षक हैं, अधिवक्ता बंधु हैं जो बेचारे मध्यम वर्ग के हैं, उन लोगों ने मकान बना रखे हैं। उन सबको ड्रोन में गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं, ओपन स्पेस दिखा दिया। खैर उसका हम लोगों ने मास्टर प्लान में भी विरोध किया है, उस पर ऑब्जेक्शन दिया है कि गलत है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर इस लोगों के जो बसे हुए लोग हैं, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके आवास की अभी भी बहुत भारी समस्या है। उसको मैं
1900 जब पहली बार विधायक हुआ था तो 1985 से उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि इन लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल जाए। लेकिन हमारे उन सवाल के उठाने का केवल इतना मतलब अभी रहा है या परिणाम रहा है कि जो बन गए हैं उनको ये लोग गिरा नहीं पाते, लेकिन नए नहीं बन पाते, लेकिन जो पुराने हैं उनको नहीं गिरा पाते। लेकिन उनको भी जिस तरह से नजूल ज़मीन का फ्री होल्ड किया गया है, 1998 की एक नीति थी जिसमें आरएसएस के एक बहुत भारी पदाधिकारी थे, उनके लिए किया गया, और कौड़ियों के भाव जो है ज़मीन को दे दिया गया नजूल। तो गवर्नमेंट स्टेट लैंड उससे ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी जगह पे है। कई डीएम्स ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब भी इस तरह की कोई नीति बनाई जाए तो गवर्नमेंट स्टेट की ज़मीन की कीमत जो है कम रखी जाए। तो हमारा ये सवाल विधानसभा में भी है, अभी भी है, पॉलिसी भी हमने लगभग बनवा दी थी। हमारी सरकार तो थी नहीं, हम विपक्ष में ही थे, लेकिन अपने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसका उपयोग करते हुए हमने कर दिया था। वो अभी पड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उन क्षेत्रों में आए थे, गए थे जब मुख्यमंत्री हुए थे, लेकिन वादा भी शायद किया था उन लोगों से कि हम कर देंगे। 5 साल बीत गया, वो बेचारे निहारते रहे, ताकते रहे सूनी आंखों से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार यहाँ पर संगम है जो पूरे विश्व में विख्यात है धार्मिकता के लिए भी। वहाँ पर आज भी लगभग 1550 परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो ये अवैध जो बुलडोजर जिन पे चलाए गए हैं, फिर जो माफिया के जो भू माफिया थे, जो ये ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों को जल्द से गरीबों में इनका घर बना के दिया जाएगा। अभी तो इन्होंने कोई ऐसा काम शुरू नहीं किया। पहली बात, ये कर भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं कानून आड़े आता है। अभी एक सवाल यहाँ आया कि एक पूर्व सांसद हैं, उनकी ज़मीन बता के बुलडोजर चला दिया गया और उस पर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एडवोकेट्स को मकान बना के देंगे, गरीब लोगों को मकान बना के देंगे, लेकिन वो ज़मीनें नहीं उसकी है। अल्लाहपुर साइड की बात कर रहे हैं? नहीं, ये लुकरगंज की बात है, लुकरगंज की बात है। वो उसकी ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन दूसरे की है। उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है फ्री होल्ड करने के लिए रेट पर। तो इसी तरह इनके काम है। ये तो इनका कुल एक दिखावा है कि हम बड़े सख्त हैं और विशेषकर एक विशेष समुदाय के प्रति बहुत सख्त हैं और उसको हम बुलडोजर से ढा देंगे। लेकिन किसी को तबाह कर देने से दूसरे को सुख शांति नहीं मिलती। गरीब लोगों को मकान देना है तो यहाँ पर और तमाम ज़मीनें हैं जहाँ पर बीजेपी पार्टी के ही भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। वो इलीगल है, उसके तमाम सवाल उठे, लेकिन उस पर नहीं जांच कराई गई। 10 हज़ार स्क्वायर मीटर के जब बंगले हैं जिस पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उसकी जांच नहीं कराई गई। तो आप केवल दूसरे को कि इनको हम किसी को तबाह कर रहे हैं इसलिए हमको खुशी हो सकता है क्षणिक खुशी हो, लेकिन अस्थायी नहीं है। और इनके जो ये दावे भी हैं एकदम खोखले हैं, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, जनसमूह भी जी, जनसमूह जब करेंगे सर अनुग्रह नारायण जी, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर भी जनता के बीच में भी बात करेंगे कि आखिर क्या जनता की इस बार राय है शहर उत्तरी प्रयागराज से, किसको वो जिताना चाहते हैं। क्योंकि 3 लोग हैं इस वक्त, समाजवादी पार्टी से संदीप यादव और वहीं भाजपा से हर्षवर्धन, और एक अनुभवी और सहज और सरलता और व्यवहार के धनी जिनको कहा जाता है अनुग्रह नारायण जी, वो भी उसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं विधानसभा शहर उत्तरी से। तो इस बार टक्कर दिलचस्प होने वाली है और कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि चुनिए उसे जो बहुत सरल और सहज हो, क्योंकि जिससे हम अपने सुख दुख में काम आएँ, जिससे हम बहुत आराम से मिल सके। क्योंकि जब विधायक जी बन जाते हैं तो फिर मुलाकात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपकी मुश्किलों को आसानी से हल कर दे उन्हीं को अपना वोट दीजिएगा। लेकिन हाँ, वोट ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़। चुनावी चर्चा हम ऐसे ही आपसे करते रहेंगे। चुनाव की क्या हलचल है ये आपको पता चलती रहेगी। अभी आप अगर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नज़र।